हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सिस्टम पे, जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम होता है। ये इसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ले आपको जा करके एसएचएम में भी काम आएगा। ठीक है, तो आप स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को बहुत अच्छे से समझिएगा। तो देखिए, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना, तीन डिवीजन है। ठीक है, एक जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, दूसरा जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, यानी आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, और तीसरा जब इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है एक्सेलरेटेड हो। हम लोग पहले बात करेंगे जब सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का रेस्ट पे हो। अच्छा, ये आखिर है क्या सर स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम? मतलब ये कि मान लीजिए दो ब्लॉक है, एक m1 मास का और दूसरा जो है m2 मास का। दोनों को एक स्प्रिंग से आपने ना जोड़ दिया है और ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, जिसका सरफेस स्मूथ है ऑफ कोर्स। ठीक है, हमने क्या किया, ये नेचुरल लेंथ पे था। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ पे था। हमने क्या किया, इसको थोड़ा कंप्रेस किया, m1 मास। इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना है, वरना दिक्कत हो जाएगा। ये m1 है और ये m2 है। इसको हमने एक स्ट्रिंग से अटैच कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखना है। इसको हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे यहाँ पे अटैच कर दिया, जो स्ट्रिंग ऑफ कोर्स मासलेस है एकदम, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अच्छा, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और इसका नेचुरल लेंथ जो है वो L0 है। ठीक है, तो जब आप इस दोनों सिस्टम को, इस सिस्टम को m1 m2 के साथ जो स्प्रिंग अटैच्ड है, इसको अगर आप ऐसे कंप्रेस किए हैं, इसका मतलब आप इसका लेंथ को कुछ घटाए हैं। मानते हैं कि हम लोग इसका x0 लेंथ घटा दिए, तो सोचो अब इस सिस्टम का लेंथ कितना है, L0 माइनस x0। और चूंकि ये स्ट्रिंग मासलेस है, तो अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को ना हम बर्न कर देते हैं। ठीक है, बर्न करना सिंपली, लाइटर है आपके पास, आप इसको बर्न कर दीजिए। मासलेस स्ट्रिंग एकदम धागा है पतला सा, आप इसको बर्न कर दीजिए। सोचिए आप इसको बर्न करिएगा तो कंप्रेशन के कारण क्या हुआ है, इस स्प्रिंग में, पूरे स्प्रिंग में FSP यानी स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया है। और अगर इस पूरे स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स जनरेट हो गया है, इसका मतलब क्या है, अब स्प्रिंग फोर्स इस पर लग रहा है इस डायरेक्शन में, और m2 पर लग रहा है इस डायरेक्शन में। क्योंकि दोनों सिस्टम अभी इनिशियली रेस्ट में है, लेकिन अब जैसे आप इसको बर्न किए, इस पे फोर्स लग रहा है, इसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिलेगा और इसको एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मिलेगा। क्योंकि दोनों को एक्सेलरेशन भले ही सेम मिलेगा, है ना, लेकिन सॉरी, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा बट एक्सेलरेशन डिफरेंट मिलेगा। और एक्सेलरेशन डिफरेंट मिलने के कारण इसका जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज होगा वो अलग होगा। इसका मतलब यहाँ से जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा, ध्यान से सुनिए इस बात को। ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है ऑफ कोर्स, है कि नहीं, ये इसका नेचुरल लेंथ है, यहाँ से हमने कंप्रेस किया था। तो जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा तो इसके पास कुछ रफ्तार होगा। क्यों? अरे इस एक्सेलरेशन के कारण, इस डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है ना, स्प्रिंग फोर्स के कारण। तो इस डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन है, तो इसका, ये रेस्ट में था, इसका रफ्तार बढ़ेगा, बढ़ते 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 मान लीजिए कुछ रफ्तार इसका v1 हो गया। सेम इस पे फोर्स लग रहा है, फोर्स भले ही सेम लग रहा है, लेकिन मास चूंकि डिफरेंट है तो एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, और एक्सेलरेशन डिफरेंट है, इसके कारण इसकी वेलोसिटी भी यहाँ तक आने पर कुछ और होगी। ठीक है, पर वेलोसिटी होगी, ये तो पक्का है। ऐसा नहीं कि आप इसको बर्न किए तो सर ये वापस जाकर के वहां पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी v2 और यहाँ पर v1 है, हमको निकालना है कि v1 और v2। अच्छा, पहला हम इसको थोड़ा सा एक सब हेडिंग सा दे देते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं ये कौन सा, जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो। ठीक है, तब वाला केस है। तो जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे है, आप लॉजिकली सोच के देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स रेस्ट पे है ना, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है और इनिशियली ये रेस्ट पे ही है। इसको बस हमने कंप्रेस किया इस धागे की सहायता से, उस धागे को हमने बंद कर दिया। तो जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था, अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, इनिशियली रेस्ट में था, तो अब भी रेस्ट में ही रहेगा। ऑलराइट, तो इसका रफ्तार नेचुरल लेंथ पे, ये नेचुरल लेंथ पे v1 और v2 कितना है, हमको मान लीजिए कि ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, बात करेंगे इस पे। अब दूसरा सोचिए, चूंकि रफ्तार अलग है, तो जब आप स्प्रिंग को यहां से कंप्रेस किए x0 लेंथ तक, तो स्प्रिंग वापस अपनी नेचुरल लेंथ को अटेन करेगा ना। तो जब ये नेचुरल लेंथ को अटेन करेगा, तब तक में इसका रफ्तार अलग था और इसका रफ्तार अगर अलग था, दोनों बढ़ रहा था, तो ये कुछ और लेंथ चलेगा और ये कुछ और लेंथ चलेगा, है ना। अगर ये कुछ x2 चला और मान लीजिए x1 चला,
तो अपने को ये भी निकालना है कि नेचुरल लेंथ तक पहुंचते पहुंचते दोनों ब्लॉक कितना डिस्टेंस चलेगा, ठीक है ना, ये अपने को निकालना है। तो सोचिए 4 अगर अननोन क्वांटिटी है तो इसका मतलब इक्वेशन का नंबर जो है वो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 इक्वेशन कहाँ से आएगा, आइए समझते हैं। सबसे पहले आप सोचिए ध्यान से कि इस सिस्टम पे, इस पूरे सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा। अगर इस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा और सेंटर ऑफ मास इनिशियली से ही रेस्ट में है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो बाद में भी रेस्ट में ही रहेगा, और अगर बाद में भी रेस्ट में रहेगा तो आप पढ़े थे कि अगर सेंटर ऑफ मास रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स 0 हो तो m1 इंटू x1 इक्वल्स टू m2 इंटू x2, मतलब m1 कोई भी मास जो लेफ्ट में जितना शिफ्ट होगा उतना ही सिस्टम का दूसरा मास राइट में शिफ्ट होगा, ये पढ़ाया हुआ है, ठीक है, इस पर तो बातें नहीं करेंगे। तो अच्छा, एक चीज़ ये हो गया, यहाँ से एक रिलेशन बन गया, ये आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर, इसको फर्स्ट कह लीजिए। और दूसरा क्या, ये सोचिए कि जो x1 है और जो x2 है, ये दोनों का सम, भले ये x1 कुछ चलेगा x2 चलेगा, पर दोनों का जो सम है वो तो x0 के बराबर ही होगा ना। मतलब सर, मतलब ये कि L0 से x0 को तो सब्ट्रैक्ट करके आप यहाँ तक लाए थे, यानी अगर आप इसको चल के नेचुरल लेंथ तक पहुँचा दीजिएगा तो चलिएगा टोटल तो x0 ही। हाँ, ये अलग बात है, x0 का एक हिस्सा ये चलेगा और दूसरा हिस्सा ये चलेगा, पर हमको नहीं पता कि कौन कितना चलेगा, तो हम माने थे x1 और x2, तो हम कह सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x0 कह सकते हैं। तो एक इक्वेशन ये आ गया, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है उसे, ठीक है। अब सोचिए एक्सटर्नल फोर्स अगर सिस्टम पे 0 है तो मोमेंटम तो एकदम कंजर्व कर सकते हैं, हंसी खुशी कर सकते हैं। तो मोमेंटम इनिशियल इक्वल्स टू मोमेंटम फाइनल, ये भी कर सकते हैं। अब इनिशियल मोमेंटम कितना था, 0। बर्न करते समय इसके पास कोई रफ्तार था क्या, नहीं। अगर रफ्तार होता तो तोड़ के नहीं भाग जाता, कोई रफ्तार तो था ही नहीं इसके पास इनिशियली, इसके पास मोमेंटम 0 था, इसका भी और इसका भी। तो टोटल मोमेंटम सिस्टम का इनिशियली 0। फाइनल मोमेंटम जब आप इसको बर्न कर दिए तो क्या हो गया, इसके पास रफ्तार आया कुछ जो भी एक्सीलरेशन के कारण, और उस रफ्तार से इसका वेलोसिटी भले ही 0 था पर एक्सीलरेशन के कारण इसका रफ्तार बढ़ा, बढ़ते बढ़ते नेचुरल लेंथ पर, यानी फाइनल कंडीशन अपना यही है, ये फाइनल कंडीशन है और ये इनिशियल कंडीशन है। तो नेचुरल लेंथ पर पहुंचने के बाद इसका रफ्तार v1 और इसका रफ्तार v2, तो हम लोग mv1 प्लस mv2 इसका फाइनल मोमेंटम लिखेंगे। तो अब यहां से v2 इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1, एक इक्वेशन अपने को यहां से मिल गया, इक्वेशन नंबर थर्ड। फोर्थ इक्वेशन कहां से मिलेगा, जो कि 4 क्वांटिटी है, तो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी। अब इनिशियल एनर्जी सिस्टम का क्या है, इनिशियली ये स्ट्रिंग को बंद करने से पहले हाफ के x0 स्क्वायर और फाइनली हाफ m1 v1 स्क्वायर। जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंच गया तो फाइनली इसके पास एनर्जी कितना है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। इस स्प्रिंग में कोई एनर्जी क्यों नहीं है, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे पहुंचने के बाद इलॉन्गेशन क्या हो गया, 0, कंप्रेशन 0, नेचुरल लेंथ में तो कोई एनर्जी रहेगा ही नहीं है कि नहीं, स्प्रिंग एनर्जी नहीं रहेगा, स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी। तो चौथा इक्वेशन आपके पास यहाँ से मिलता है और इसको यूज करके आप इस सिस्टम के चारों वेरिएबल्स को निकाल सकते हैं। ऑल राइट, तो हम लोग इलस्ट्रेशन लेते हैं जिससे क्लियर होगा कि आखिर इसको करना कैसे है। मूव ऑन। मान लीजिए एक m मास का ब्लॉक है, इससे किसी 3m मास के ब्लॉक को, हाँ 3m मास के ब्लॉक को अटैच कर दिया गया, ठीक है, और ये ऑफ कोर्स एक स्मूथ सरफेस पे है। और फिर से वही बात, इसको हम लोग एक स्ट्रिंग से अटैच कर देते हैं और इसका लेंथ जो है अब L0 माइनस x0 है कंप्रेस करने के बाद। इसका मतलब इसका नेचुरल लेंथ कहीं पहले ही रहा है, मान लेते हैं कहीं यहाँ, ठीक है, और वो नेचुरल लेंथ है L0 ऑफ कोर्स। आपसे बोला गया
कि जब ये नेचुरल लेंथ पे पहुंचेगा तो इसका भी कुछ रफ्तार होगा, इसका भी कुछ रफ्तार होगा। आपको v1 निकालना है, v2 निकालना है। अगर ये m1 है तो ये कुछ x1 चलेगा और ये कुछ x2 चलेगा। यानी बेसिकली सवाल में ऐसे लिखा रहेगा कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है m मास के ब्लॉक का और 3m मास के ब्लॉक का जब वो नेचुरल लेंथ रीच कर रहा है, यानी x1 और x2। ये सारा क्वांटिटी अननोन है, यही आपको निकालना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालें, अभी हम जस्ट आपको बताएं। चूंकि सेंटर ऑफ मास किस में है, रेस्ट पे है, तो आप एक इक्वेशन तो सीधा लिख सकते हैं, m1 इंटू एक्स वन इक्वल्स टू m2 इंटू x2। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल्स टू x0। इन दोनों इक्वेशन को आप यूज़ करिएगा तो आपको x1 का वैल्यू भी मिल जाएगा और x2 का भी वैल्यू मिल जाएगा। किसके टर्म्स में, x0 के टर्म्स में। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आप x2 को या x1 को आप लिखते हैं x0 माइनस x2 यहाँ से, और इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सोचिए। इस वाले को हम लिखते हैं m1 इंटू x0 माइनस x2 इक्वल्स टू m2 इंटू x2। तो इसको सॉल्व करिए, m1 x0 इक्वल्स टू, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, m2 x2 प्लस m1 x2, x2 कॉमन, तो x2 बराबर m1 x0 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना है, m है, और m1 m2 यानी 3m प्लस m कितना हो जाएगा, 4m। तो आप इस m को अगर कैंसिल कर दें तो x2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, x0 अपॉन 4। और अगर x2 का वैल्यू x0 अपॉन 4 है तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x0 अपॉन 4। ठीक है, तो x2 और x1 तो अपना निकल गया। अब अपना नेक्स्ट टारगेट v1 और v2 है। अगला दो इक्वेशन कौन सा होगा, तो आपको पता है कि हम इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। जस्ट पिछला वाला सवाल, पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बेस्ड बस सवाल लिए हैं, बस डिफरेंट टाइम और 3m कर दिए। तो इनिशियल मोमेंटम इसका जीरो है, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा आप ध्यान से देख सकते हैं। जब यहाँ पहुँचेगा तो ये फाइनल सिचुएशन है, यानी m इंटू आप v1 लिख सकते हैं प्लस 3m इंटू आप v2 लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर साइन के साथ बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं v1, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3v2। लेकिन सोचिए अगर आप इसको मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, सर v1 का मॉड इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ v2 का मॉड, है ना। ओके, अब आप ध्यान से सोचिए, जब आप एनर्जी कंजर्व करेंगे फोर्थ इक्वेशन के लिए, अगर आपका इक्वेशन नंबर 3 है तो फोर्थ इक्वेशन के लिए जब एनर्जी कंजर्व करेंगे तो इनिशियल एनर्जी कितना है, ऑफ कोर्स हाफ के x0 स्क्वायर है इक्वल्स टू हाफ फाइनल कितना है m v1 स्क्वायर। अच्छा v1 नहीं लिखते हैं, ऐसा करते हैं ना, v1 की जगह 3v2 लिख देते हैं डायरेक्ट, 3v2 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू मास कितना है इसका 3m दूसरे वाले का, और वेलोसिटी v2 का स्क्वायर। तो देखिए आप इसको लिख सकते हैं हाफ 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 कैंसिल, के x0 स्क्वायर इक्वल्स टू 3 3 9m v2 स्क्वायर प्लस 3m v2 स्क्वायर, मतलब 9 3 12m v2 स्क्वायर, मतलब v2 स्क्वायर इक्वल्स टू यानी v2 इक्वल्स टू रूट अंडर के x0 का रूट बाहर आके x0 स्क्वायर का रूट हो जाएगा x0, और ये नीचे हो जाएगा 12m, यानी v2 का जो एक्सप्रेशन आया आपका रूट अंडर के बाय 12m इंटू x0। तो सोचिए v1 कोई बड़ा बात नहीं है, v1 इक्वल्स टू क्या था 3v2 मॉड में, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ रूट अंडर अगेन के अपॉन 12m इंटू x0 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट, उम्मीद करते हैं हम आपको यहाँ तक समझा पाए हैं। जब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा तो सवाल सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होने का मतलब है जो दोनों पार्टिकल्स हैं इस तरीके से होना कि उसका जो नेट VCM इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 है वो जीरो है। ऑल राइट, चूंकि इसका दोनों v1 v2 ही जीरो है तब तो अंडरस्टूड है कि वो जीरो ही होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा पार्ट कि अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। जब सेंटर ऑफ मास अगर मूव कर रहा है, इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए
आपको पीछे वाला चीज़ समझ में आना चाहिए ढंग से, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको अगर आप ढंग से समझेंगे तो आपको एसएचएम में भी थोड़ा ज़्यादा फील आएगा। आइए शुरू करते हैं, एक सवाल के साथ ही कहानी को शुरू करते हैं। मान लीजिए एक एम मास का ब्लॉक है, इसको थोड़ा और ऊपर लिखते हैं। एम मास का ब्लॉक है और ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है। ऑफ कोर्स थोड़ा और बड़ा करते हैं। इसका मास है 2m। इसको एकदम स्मूथ सरफेस पे रखा गया है, मस्त बढ़िया, ठीक है। इनिशियली जो पहला वाला ब्लॉक है ये रेस्ट में है, ठीक है। और जो दूसरा वाला है इसको इनिशियली ही एक v नॉट रफ्तार दिया गया, ठीक है। और इसका नेचुरल लेंथ एल नॉट है, ये भी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है। ये नेचुरल लेंथ पे है, ये वाला रेस्ट पे है, नेचुरल लेंथ पे इसको रफ्तार हम वी नॉट दिए हैं, दे सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आपसे बोला गया कि बताइए फाइंड पहला मैक्सिमम इलोंगेशन। ये सवाल तो बाद में बनेगा, पहले तो इस सवाल को समझना है कि होगा क्या, इसके बाद होगा कि सिचुएशन को समझना है पहले, ठीक है। और दूसरा है ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स एट मैक्सिमम इलोंगेशन। जब ये ब्लॉक्स मैक्सिमम इलोंगेशन पे होगा तो इसका रफ्तार कितना होगा, अपने को ये निकालना है। अब ध्यान से सोचिए, सवाल को नहीं बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सवाल कोई बनाना ही नहीं है। पहले अपने को ये समझना है कि आखिर होगा क्या। अगर पहला ब्लॉक रेस्ट पे है और दूसरा ब्लॉक को वी नॉट रफ्तार दिया गया तो क्या होगा, ठीक है। सरफेस तो स्मूथ है, ठीक है ना, ऐसा तो इस बार नहीं है कि दोनों एक ही जगह पे मतलब ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा होगा जैसा पिछले सवाल पे था। पिछले सवाल को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो रुकिए हम ले जाते हैं पिछले सवाल पे। पिछले सवाल को यहाँ पर अगर आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दरअसल जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, जब इसके पास रफ्तार इस तरफ है तो ये पीछे गया, ठीक है ना, पीछे जाएगा, इस तरफ लेफ्ट की ओर जाएगा और ये राइट की ओर जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा हम आपको और समझा देते हैं ढंग से कुछ बातें और, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है v2 इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1, आप देखिए तो कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है। मतलब ये कि ऐसे तो हम नहीं जान सकते थे ना कि अगर इसके पास v1 रफ्तार, इसके पास अलग रफ्तार है और इसके पास अलग रफ्तार है तो ये कब जा करके रुकेगा, है कि नहीं। पहले ये रुकेगा कि पहले ये रुकेगा, ये बाद में रुकेगा या ये बाद में रुकेगा या दोनों साथ में रुकेगा, हमें कैसे पता चलेगा, है कि नहीं। तो आप इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो जब v1 जीरो होगा तभी v2 जीरो होगा, यानी दोनों एक ही साथ रुकेगा, ठीक है ना। जब रुकने की बारी आएगी तो दोनों एक ही साथ रुकेगा और चलेगा भी दोनों एक ही साथ, ठीक है। ये रुकेगा तो ये रुकेगा, ये वाला भी रुकेगा, और ये चलेगा तो ये वाला भी चलेगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसका रफ्तार अलग होगा और इसका रफ्तार अलग होगा हमेशा, ठीक है ना। हमेशा नहीं, एक पॉइंट आएगा जब बराबर भी होगा, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, है कि नहीं। नहीं, पिछले वाले सवाल में या अगले वाले सवाल में, इसी में होने वाला है, सॉरी। तो देखिए इसका रफ्तार v1 जो है जब मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम मतलब ये तो नेचुरल लेंथ पे है, इसी टाइम पे मैक्सिमम होगा। नहीं समझ में आइए बताते हैं। देखिए अगर इसका रफ्तार, इस पे फोर्स इधर लगा था तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते यहाँ आई थी, लेकिन जैसे ये आगे बढ़ा अब क्या हुआ, इलोंगेट हो गया। अभी तो नेचुरल लेंथ तक आया था, अब जैसे इलोंगेट हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन शिफ्ट होगा। जब ये आगे जाएगा तो स्प्रिंग इलोंगेट हुआ, और अगर स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो क्या होगा, इसका जो फोर्स है पीछे लगेगा दोनों पे। अब दोनों के पास रफ्तार इस तरफ है और इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी घटाएगा और घटाते 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 एक जगह पे जीरो करेगा। जब जीरो होगा तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, है कि नहीं। इसका भी रफ्तार जब जीरो होगा तब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा। तो दोनों का जीरो एक ही साथ होगा, हम यही बताना चाह रहे हैं। अगर v1 जीरो तो v2 भी जीरो, और जब जीरो होगा तो इलोंगेशन चूंकि मैक्सिमम हो चुका है, इसका मतलब स्प्रिंग में फोर्स भी मैक्सिमम आ चुका है। अब फोर्स लगेगा पीछे, बोलेगा चलो, ठीक है ना। अब स्प्रिंग पे फोर्स लगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स लगा दोनों ही m1 और m2 पे इस डायरेक्शन में, मतलब अब इसका रफ्तार बढ़ेगा इस तरफ, क्योंकि दोनों जीरो पे, और जब जीरो पे होता है तो जिधर लगता है एक्सेलरेशन उधर ही बॉडी का वेलोसिटी आ जाता है। तो इस तरफ अब वेलोसिटी बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक नेचुरल लेंथ पे नहीं आ जाता है।
क्यों? क्योंकि नेचुरल लेंथ पे आने के बाद अब इलोंगेशन खत्म, अब नेचुरल लेंथ पे आ गया। इसका मतलब है जितना वेलोसिटी बढ़ना था बढ़ चुका, क्योंकि अब फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों जीरो हो चुका है। लेकिन चूंकि वेलोसिटी बहुत जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, वेलोसिटी आ चुका है, तब ये और अंदर जाना चाहेगा और ये भी अंदर जाना चाहेगा। लेकिन जैसे ये अंदर गया तो क्या होगा? अब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो गया तो स्प्रिंग क्या करेगा? तो उस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उल्टे डायरेक्शन में, है कि नहीं? और उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाने का मतलब है कि वेलोसिटी अगर इस तरफ है, वेलोसिटी अगर इस तरफ है और फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग गया, मतलब एक्सीलरेशन उल्टे डायरेक्शन में लग गया, मतलब अब वेलोसिटी इसकी घटेगी, और घटते 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 एक टाइम आएगा जब जीरो होगी। लेकिन चूंकि जीरो हो गया है मैक्सिमम कंप्रेशन पे, तो फिर से फोर्स इधर लगेगा, है कि नहीं? जो लग ही रहा था, अब मैक्सिमम फोर्स लगा तो फिर से रिपीट होगा। अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, इसकी भी वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते 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 ये इधर जाएगा, फिर आएगा ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे 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 अपनी ही जगह पर एसएचएम करेगा। एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप अपनी भाषा में फिलहाल ऑसिलेशन समझिए कि दोनों अपनी ही जगह पर ऑसिलेशन स्टार्ट कर देगा, ठीक है? तो अब हम लोग आते हैं इसमें जो अपना चल रहा था, उसी बात को थोड़ा और ढंग से इसमें समझना है। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये वाला ब्लॉक है 2m मास का ब्लॉक है, इस ब्लॉक को रफ्तार मिला है इनिशियली, लेकिन m मास वाले को रफ्तार नहीं मिला इनिशियली। यानी m वाला रेस्ट में है और 2m वाला के पास कुछ रफ्तार है। बट सोचिए अगर रफ्तार है तो ये चलेगा। जैसे ही थोड़ा भी चला, इवन dx लेंथ भी चला ना, तो पूरा स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ हो गया डिस्टर्ब। अब ये एल नॉट नहीं रहा, एल नॉट प्लस डी एक्स हो गया। मतलब अब स्प्रिंग में फोर्स जनरेट हो गया के डी एक्स। और आपको हम पहले भी पढ़ाए हैं लॉज ऑफ मोशन में भी, जब स्प्रिंग पढ़ाए थे, तो कि फोर्स पूरे स्प्रिंग में बराबर लगता है। यानी के डी एक्स सिर्फ एक जगह नहीं आया है, इस पूरे स्प्रिंग में अब के डी एक्स जनरेट हो गया। मतलब अब के डी एक्स इस पे भी लग रहा है और अब के डी एक्स इस पे भी लग रहा है। और जब स्प्रिंग इलोंगेट होता है तो वो कंप्रेस करने के लिए क्या करता है? उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, है ना? और जब कंप्रेस होता है तो इलोंगेट होने के लिए दूसरे डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, उल्टा, ठीक है ना? जो अंडरस्टूड है उतना आपको समझ में आता है। तो सोचिए अगर ये थोड़ा भी चला जैसे ही, तो क्या होगा? स्प्रिंग इलोंगेट होगा, स्प्रिंग इलोंगेट होगा तो फोर्स आएगा, फोर्स आएगा तो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा। मतलब इस वाले में अब फोर्स किधर लगेगा? सोचिए, जैसे ये dx चल के यहाँ पहुंचा, अब फोर्स लगेगा इस तरफ, फोर्स मतलब एक्सीलरेशन इस तरफ आएगा। और ये तो बेचारा रेस्ट में था, रेस्ट में था, और इस पे फोर्स अगर मान लीजिए कि किस तरफ लगेगा? इस तरफ, है ना? अगर इस पे इस तरफ फोर्स लगा तो इसका मतलब इस पे एक्सीलरेशन इस तरफ लगा। अब ये रेस्ट में था और इस पे एक्सीलरेशन इस तरफ लग गया, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। बहुत ही ध्यान से सुनना है इस वाले पार्ट को। सेंटर ऑफ मास जो मूव कर, इसमें जो सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है, अच्छा आपको ये समझ में आया सेंटर ऑफ मास मूव कैसे कर रहा है? सोचिए ये इनिशियल कंडीशन है। इनिशियल कंडीशन में आप क्या करते हैं? अगर सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालना है तो m1 v1 प्लस m2 v2 बाय m1 प्लस m2 करते हैं ना। आप करेंगे तो देखिए एक तो रेस्ट में है तो m1 इंटू जीरो हो जाएगा, प्लस m2 कितना है? 2m मास का इंटू वेलोसिटी v0 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3m। तो m से m खत्म, तो 2v0 अपॉन 3 सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है यहाँ पर। यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ कोर्स यहाँ पर मूव कर रहा है, ठीक है? तो खैर वापस आते हैं। तो अगर ये थोड़ा भी चला तो इसका मतलब स्प्रिंग में फोर्स आया। स्प्रिंग में फोर्स आया तो स्प्रिंग इसको खींचेगा, मतलब इसकी वेलोसिटी घटाने की कोशिश करेगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से सुनना है। सोचिए, मान लीजिए कि इसको ना समझाने के लिए, ऑफ कोर्स सवाल का पार्ट नहीं है, समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि इसका रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है? तो सोचिए इस पे जब फोर्स लगा, जैसे ये आगे बढ़ा 20 मीटर पर सेकेंड से आगे बढ़ा, तो फोर्स इस पे भी लगा और इस पे भी लगा। तो इस पे फोर्स लगा तो ये चूंकि रेस्ट में था तो इसका रफ्तार बढ़ के मान लीजिए 0 से हुआ 1 मीटर पर सेकेंड। ये आगे बढ़ा, ठीक है? आगे बढ़ा 1 मीटर पर सेकेंड हुआ, और ये आगे बढ़ा, इसका 20 से घट के मान लीजिए 19 हो गया। पर सोच के देखिए, भले इसका रफ्तार बढ़ा और भले इसका घटा, पर है तो अभी भी ज़्यादा इसी का। इसका मतलब ये भी और खींचेगा स्प्रिंग को, और खींचेगा मतलब अभी इलोंगेशन होगा। तो सोचिए मान लीजिए 19 से आगे बढ़ा, और तो सोचिए जैसे खींचा, इलोंगेशन बढ़ने के कारण अंदर का फोर्स भी बढ़ा। अगर स्प्रिंग का फोर्स बढ़ा तो वो और तेजी से इसको खींचेगा और इसको भी और तेजी से खींचेगा, तो इसका रफ्तार और तेजी से बढ़ाएगा। मान लीजिए 1 से कर दिया अब तो फास्ट 3 मीटर पर सेकेंड, और इसका 19 से कर दिया 17 मीटर पर सेकेंड। पर सोचिए अभी भी ये ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब इसका रफ्तार और घटेगा अभी, है ना? मतलब ये स्प्रिंग को और इलोंगेट करेगा। अगर ये स्प्रिंग को और इलोंगेट करेगा तो इसका मतलब स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ेगा, और अगर स्प्रिंग का फोर्स और बढ़ा तो इसको और तेजी से खींचेगा और ज्यादा फोर्स से खींचेगा, और इसको और ज्यादा फोर्स से इस तरफ खींचेगा, तो इसका एक्सेलरेशन और ज्यादा होगा और इसकी वेलोसिटी और बढ़ेगी। मान लीजिए 3 से हो गई, कितना बोलते, मान लीजिए 6 हो गई, और इसका 17 से हो गया मान लीजिए 14 मीटर पर सेकेंड।
बट अभी भी तो क्या है, इसका रफ्तार ज़्यादा है और इसका रफ्तार कम, यानी अभी स्प्रिंग को ये और इलोंगेट कराएगा। ऐसा करते 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 आप ऐसा समझिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड पे पहुंचा, ठीक है, घटते घटते, और ये भी बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, 10 मीटर पर सेकेंड पे। अब सोचिए अब क्या होगा, इस वाले सिचुएशन को एकदम स्टैंड स्टिल होकर के, इस सिचुएशन को, पिक्चर को दिमाग में लेकर के सोचिए कि यहां से इसका रफ्तार बढ़ता जा रहा था, ठीक है, कहाँ गया, इसका रफ्तार बढ़ता जा रहा था, पर इसका रफ्तार चूंकि ज्यादा था, कम होने के बावजूद भी कम रहा है, पर अभी भी इसके बढ़ने से ज्यादा है, तो ये स्प्रिंग को खींचे जा रहा था, खींचे जा रहा था, है कि नहीं, इलोंगेशन हो जा रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, ये घटते घटते एक ऐसे वैल्यू पे पहुंचा जहां पर ये बढ़ते बढ़ते पहुंच गया। तो अब ये आगे चलेगा भी तो इससे ज्यादा तो नहीं चल पाएगा ना, एक सेकंड में अगर ये 10 भी चला तो ये भी तो 10 ही चलेगा, तो अब स्प्रिंग का इलोंगेशन इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। तो इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखिए और समझिए कि जब इलोंगेशन मैक्सिमम है तो दोनों का रफ्तार क्या है, सेम है। यानी आप यहां पर एक नोट बना के एक्चुअली लिख सकते हैं कि एट मैक्सिमम इलोंगेशन, ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम, अच्छा रुकिए, अच्छा लिख लीजिए, एट मैक्सिमम इलोंगेशन velocities of both the blocks और सेम, हम वेलोसिटी लिखें, स्पीड नहीं लिखें, मतलब डायरेक्शन भी दोनों का इस वाले केस में सेम है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको यहां तक बात समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं, कृपया ध्यान से सुने। अब देखिए ये ना स्प्रिंग मैक्सिमम इलोंगेशन में है, मतलब इससे ज़्यादा इलोंगेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब जैसे ये आगे बढ़ेगा क्या होगा, इलोंगेशन के इतना इलोंगेटेड है और फोर्स इस पे इस तरफ लग रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी को और घटाएगा, मतलब 10 से क्या करेगा, 9 करेगा, पर इस पे तो इसकी मेहरबानी है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इस पे फोर्स का, इसका मतलब 10 से 11, यानी इसकी वेलोसिटी अभी और बढ़ेगी और दूसरे वाले की वेलोसिटी अभी और घटेगी। अब एक का वेलोसिटी बढ़ेगा और एक का वेलोसिटी घटेगा, तो जो मैक्सिमम इलोंगेशन था अब इलोंगेशन कम होगा, इलोंगेशन कम हो रहा है, इलोंगेशन खत्म नहीं हुआ है। अब सोचिए वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है इसका और उसका घटता जा रहा है, तो इसका बढ़ते बढ़ते और इसका घटते घटते एक समय क्या आएगा, सोचिए जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा, इलोंगेशन घट रहा है ना, दोनों का इलोंगेशन, अब इलोंगेशन घट रहा है क्योंकि इसका रफ्तार ज्यादा है और इसका रफ्तार कम है, तो ये भले आगे जा रहा है लेकिन ये अब उससे ज्यादा तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब इलोंगेशन कम होगा। और जब ये नेचुरल इलोंगेशन कम होते होते आगे, इलोंगेशन कम होते होते जब ये नेचुरल लेंथ पर पहुंचेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। जब फोर्स जीरो हो जाएगा तो इसका रफ्तार कुछ कम है और इसका रफ्तार क्या है, ज्यादा, इस तरफ से इसका रफ्तार ज्यादा और इसका रफ्तार कम। अब क्या हो गया, सोचिए अगर इसका रफ्तार ज्यादा है और इसका रफ्तार कम है और ये नेचुरल लेंथ पे भी पहुंच गया है तो ये मानेगा तो नहीं, क्योंकि इसका रफ्तार ज्यादा है, ये और चलेगा। लेकिन जैसे ये अंदर घुसा, नेचुरल लेंथ को भी कंप्रेस किया, तो कंप्रेस होने के बाद स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग उल्टा फोर्स लगाएगा, इस पे इस तरफ और इस पे इस तरफ। अब जैसे इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इस पे इस तरफ लगेगा, तो अब क्या होगा, देखिए अब दुनिया पलटेगा। अब जो इसका वेलोसिटी जो तब से बढ़ते जा रहा था, अब इसका वेलोसिटी घटना स्टार्ट होगा, और इसका जो वेलोसिटी तब से घटते जा रहा था, अब इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। लेकिन इसका अभी भी ज्यादा है और इसका अभी भी कम है, ठीक है ना। तो सोचिए इसका घटते घटते, इस पे इसका वेलोसिटी ज्यादा है, मान लीजिए फिर से ऐसा कहते हैं ना, बढ़ते 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 मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड पे पहुंच गया, समझने के लिए कह रहे हैं, और ये घटते 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 मान लीजिए कि ना कि कितना पे आ गया, लेट से 2 मीटर पर सेकंड पे आ गया, ठीक है, या मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड पे आ गया, किसी पे आ गया। तो सोचिए ये 5 मीटर पर सेकंड पे है, लेकिन अब स्प्रिंग क्या करेगा, जैसे कंप्रेस होगा, इस वाले पे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा और इस वाले पे स्प्रिंग इधर फोर्स लगाएगा, तो अब क्या होगा, वेलोसिटी इस तरफ लेकिन एक्सेलरेशन इस तरफ, फोर्स के कारण एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, और इसका वेलोसिटी इस तरफ, सॉरी इस तरफ, और इस पे एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में। चूंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, भले ही ज्यादा इसका है कम इसका है, ये अभी और कंप्रेस करेगा इसको, लेकिन फिर भी इस वाले का रफ्तार बढ़ेगा और इस वाले का कम होगा एक्सेलरेशन के कारण, इसका एक्सेलरेशन उल्टा है, इस पे एक्सेलरेशन लॉन्ग है, तो इसका अब वेलोसिटी घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा, और इसका वेलोसिटी अब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। लेकिन भले ही इसका बढ़ रहा है और भले ही इसका घट रहा है, पर है तो ज्यादा ये अभी भी, और इसका कम है, इसका मतलब स्प्रिंग और कंप्रेस हो रहा है, होते 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 सोचिए एक समय ऐसा आएगा जब इसका घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते दोनों बराबर हो जाएगा, उस समय स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होगा। अब आगे हम डायग्राम को नहीं ले जा सकते इस डायरेक्शन में, इसीलिए हम यहीं पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक समय ऐसा आएगा जब स्प्रिंग क्या होगा,
मैक्सिमम कंप्रेस हो जाएगा। अब मैक्सिमम कंप्रेस जब होगा तो इसका घटते घटते और इसका बढ़ते बढ़ते बराबर हो गया। मान लीजिए समझने के लिए कि इसका घटते घटते 10 पे और इसका 5 से बढ़ते बढ़ते 10 पे, दोनों 10 पे बराबर हो गया है। अब सोचिए चूंकि कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया है, कंप्रेशन मैक्सिमम हो गया है, मतलब अब फोर्स क्या होगा, जो फोर्स तो यही से जब से नेचुरल लेंथ से कंप्रेस होना स्टार्ट किया तब से फोर्स इस तरफ लग गया है, लेकिन मैक्सिमम कंप्रेशन पे जो फोर्स है मैक्सिमम लग रहा है इसको, यानी अब क्या होगा, इसका रफ्तार अब और बढ़ेगा और इसका रफ्तार अब और घटेगा और इसका बढ़ते बढ़ते इसका फिर घटते घटते जाएगा, यानी ये चीज़ रिपीट होगा। बात समझ में आया आपको यहाँ तक कि क्या होने वाला है? उम्मीद करते हैं हम अपनी बात को यहाँ तक समझा पाए हैं। तो आप ध्यान से इस पूरी कहानी में आप क्या नोटिस किए? पहला कि जब सर मैक्सिमम इलोंगेशन पे था तो रफ्तार सेम था, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन पे भी आया था तो रफ्तार सेम हो गया था। आप इस बात को, ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर है आप इसको दोबारा तिबारा सुनिएगा, इस वाले सेक्शन को, आपको उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इस वाली सारी चीज़ों को हम इरेज कर रहे हैं। आइए अब समझते हैं कि आखिर इस सवाल को बनाना कैसे है। आपको एक बात तो समझ में आता है कि इस वाले में अब सेंटर ऑफ मास तो रेस्ट में है नहीं, सेंटर ऑफ मास तो चल रहा है, सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में नहीं है तो m1 x1 बराबर m2 x2 फॉर्मूला तो लग नहीं सकता, ये तो गया। ठीक है ना, अब ये गया तो क्या लगा सकते हैं, एक चीज़ तो पक्का है कि इसमें एक्सटर्नल फोर्स तो अभी भी सिस्टम पे जीरो है। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, इस पे एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे अभी भी जीरो है, और अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है मतलब मोमेंटम तो हम अभी भी कंजर्व कर सकते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, सोचो ये रेस्ट में था, इसका मतलब m इंटू जीरो प्लस इसका कितना था, इसको तो v0 रफ्तार दे के ही भेजा है ना, तो इनिशियल मोमेंटम इतना था 0 प्लस 2m v0, और फाइनल मोमेंटम कितना है, फाइनल मोमेंटम ये कहाँ के लिए निकाल रहे हैं फाइनल मोमेंटम, सोचो मैक्सिमम इलोंगेशन के लिए, हमसे मैक्सिमम इलोंगेशन मांगा है ना, और हमसे स्पीड भी कब मांगा है, मैक्सिमम इलोंगेशन पे, तो मेरा फाइनल कंडीशन कौन सा है, मैक्सिमम इलोंगेशन वाला। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे क्या था, कुछ याद है, मैक्सिमम इलोंगेशन पे दोनों का रफ्तार सेम था, अभी जस्ट हम लिखे थे। और यहां पे एक और बात लिख लो, एट मैक्सिमम इलोंगेशन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, दोनों पे ब्लॉक्स का जो वेलोसिटीज है वो सेम होता है। तो फाइनल सिचुएशन में पहले का मास m है तो m इंटू वी प्लस दूसरे का मास 2m है तो 2m इंटू वी, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो एरो देने की कोई जरूरत नहीं है। तो कितना हो जाएगा 3m इंटू वी बराबर 2m इंटू वी नॉट, ये m से m खत्म, तो v बराबर कितना आ गया 2v0 बाय 3, यानी जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा उस समय पर इसका स्पीड कितना हो जाएगा 2v0 अपॉन 3। ठीक है, अब सोचिए अब निकालना है मैक्सिमम इलोंगेशन आखिर कितना था, तो सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन। सोचिए इनिशियली कितना था इसके पास एनर्जी, मेरे ख्याल से इनिशियली इसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं था, क्योंकि हाफ इंटू के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन कुछ नहीं था, नेचुरल लेंथ पे था, और इस वाले के पास भी वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट में, तो ये भी जीरो, यानी आप कह सकते हैं हाफ m इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस हाफ k इंटू जीरो का स्क्वायर, पर इसके पास था यानी हाफ इंटू 2m इंटू वी नॉट का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ इंटू के इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर। ये सब तो खत्म है, जीरो है, हाफ से हम लोग हाफ को तो काट ही सकते हैं। ठीक है, फिर एक्स मैक्स निकालना है और v का वैल्यू पता है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया 2m वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू के एक्स मैक्स स्क्वायर प्लस एम इंटू वी स्क्वायर, v का वैल्यू कितना है 2v0, यानी 2v0 मतलब 4v0 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 2m v का स्क्वायर मतलब 4v0 स्क्वायर अपॉन 9, ध्यान से हाँ, तो कितना हो जाएगा 4v0 स्क्वायर 4m v0 स्क्वायर बाय 9 और 4 टू जा 8m v0 स्क्वायर बाय 9, तो 8 और 4 कितना 12, यानी 2m v0 स्क्वायर माइनस 12m v0 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू k एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 9 टू द 18 माइनस 12 यानी 6, यानी 6m v0 स्क्वायर बाय 9, और नीचे में अगर और k लेते आओ तो यहाँ पर हो गया एक्स मैक्स का स्क्वायर,
और अगर सिर्फ एक्स मैक्स निकालना है तो इस सब को रूट में डाल दो यहाँ तक, और यहाँ से वी नोट को रूट से बाहर भी कर सकते हो। तो रूट अंडर 6m/9 के, कुछ कटेगा वटेगा, हाँ ये कट भी सकता है, 2 से 3 से 2 टाइम्स में, 3 से 9 टाइम्स में, तो 2/3m/k वी नॉट, ये तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन आ गया। अब ये सवाल सॉल्व करना कोई बड़ा बात नहीं था, इजी था कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी अगर हम लगा दें तो अपना सॉल्व हो जाएगा। बट ये आप लगाते तब ना जब आपको पता होता कि मैक्सिमम इलोंगेशन पे वेलोसिटी यानी स्पीड आई मीन या वेलोसिटी सेम ही होगा, है कि नहीं। तो आप एक बार इस पूरे लेक्चर्स के थ्रू फिर से जाइए, ध्यान से समझिए, इस लेक्चर को 2 बार 3 बार देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो तो मेरे से बताइए, हम इसको क्लियर करेंगे अगले सेक्शन में। तो अगले क्लास में हम लोग और आगे मूव करेंगे, सेंटर ऑफ मास को एक्सेलरेशन भी देंगे, इसमें भी कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।